नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में तेल रिसाव की घटना के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सीपीसीएल पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बदलाव के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया। स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोटोटाइप टेलीस्कोप ने पहली बार प्रकाश को कैप्चर करके इमेज जारी की। 12 देशों और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो डेब्रीज चार्टर पर हस्ताक्षर किए। एक अध्ययन में उन कारकों का पता चला है जो समस्थानिक प्रजाति उद्भवन के लिए जिम्मेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम के लिए पहला वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन किया गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में तेल रिसाव की घटना के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सीपीसीएल पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी सीपीसीएल को मार्च 2023 में नागपट्टिनम तट पर हुए तेल रिसाव के लिए 5 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है। सीपीसीएल को ये भुगतान नो फॉल्ट लायबिलिटी के रूप में करना है। नो फॉल्ट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सिद्धांत इसलिए लागू किया गया है क्योंकि पाइपलाइन से रिसाव किसी बाहरी कारक के कारण हुआ था, न कि सीपीसीएल की किसी लापरवाही या त्रुटि के कारण। खबर की शुरुआत में सबसे पहले तेल रिसाव या ऑयल स्पिल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तेल रिसाव प्रदूषण का एक रूप है। ये मानव जनित गतिविधि के कारण पर्यावरण, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिसाव है। ये रिसाव अक्सर टैंकरों, माल लदान नौकाओं, पाइपलाइनों, रिफाइनरियों आदि से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण होता है। तेल रिसाव का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे जैव विविधता की हानि होती है। तेल रिसाव से जलीय जीवों के पर्यावास की हानि होती है। जीवन के लिए आवश्यक सूर्य का प्रकाश जल के भीतर नहीं पहुंच पाता है। इन सब वजहों से जैव विविधता की हानि होती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो टार बॉल्स, जो तेल रिसाव के अवशेष हैं, टर्टल्स के पर्यावास को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे खाद्य श्रृंखला को भी नुकसान होता है। जो शिकारी तेल रिसाव से संदूषित हो चुके शिकार का सेवन करते हैं, उनके शरीर में तेल पहुंच सकता है और तटीय अपरदन की समस्या भी होती है। तेल रिसाव से समुद्र तट पर वनस्पति कम होने लगती है। इससे तटीय अपरदन की घटना घटने लगती है। ऐसे में तेल रिसाव से निपटने की तकनीकों पर भी एक नजर डालते हैं। पहले समझते हैं जैविक तकनीकों के बारे में। पहला है ऑयल जैपर। इसमें क्रूड ऑयल और तेलीय गाद यानी स्लज के हाइड्रोकार्बन यौगिकों का अपघटन करने वाले बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। दूसरी तकनीक है ऑयलीवोरस एस। ये तकनीक ऑयल जैपर के समान है, लेकिन ये उच्च सल्फर सांद्रता वाली तेलीय गाद और क्रूड ऑयल से निपटने में अधिक सक्षम है। इसके अलावा फ्लोटिंग बूम भी एक तकनीक है जो तेल रिसाव से निपटने में सहायक है। उदाहरण के लिए समुद्र में तेल रिसाव के फैलाव को रोकने के लिए अस्थायी फ्लोटिंग बैरियर्स उपयोग किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग प्रकार के तेल अवशोषकों का इस्तेमाल भी तेल रिसाव से निपटने में सहायक है, जैसे पुआल, ज्वालामुखीय राख आदि। खबर के आखिर में समुद्री तेल रिसाव से निपटने के लिए आरंभ की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। 1996 में शुरू की गई राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना। भारतीय तटरक्षक बल इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। 2001 में बंकर तेल प्रदूषण से हानि के लिए सिविल दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय लाया गया। भारत ने 2015 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि कर दी थी। जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या MARPOL। भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है। 1990 में तेल प्रदूषण के खिलाफ तत्परता, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय लाया गया। भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। सेबी ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बदलाव के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया। BRSR फ्रेमवर्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुविधाजनक बनाने के लिए SK मोहंती समिति ने BRSR फ्रेमवर्क में बदलाव प्रस्तावित किए थे।
BRSR फ्रेमवर्क के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शीर्ष 1000 कंपनियों को NGRBC सिद्धांतों के आधार पर मानकीकृत प्रारूप में अपने ESG यानी पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस प्रदर्शन की रिपोर्ट करनी होती है। यहाँ NGRBC से आशय है राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यवसाय संचालन दिशा निर्देश। चलिए खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यवसाय संचालन दिशा निर्देश यानी NGRBC के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 2019 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने NGRBC तैयार किए थे। इसमें व्यवसायियों द्वारा पालन किए जाने वाले 9 सिद्धांतों को शामिल किया गया है। NGRBC के तहत 9 सिद्धांत हैं: व्यवसायों का नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह आचरण, वस्तुओं और सेवाओं की सतत एवं सुरक्षित प्रदायगी, सभी कर्मचारियों के सम्मान और कल्याण को बढ़ावा देना, सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना, मानव अधिकारों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना और उनकी पुनर्बहाली करना, सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में जिम्मेदार और पारदर्शी भागीदारी, समावेशी विकास और समता मूलक विकास को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं को मूल्य यानी वैल्यू प्रदान करना। चलिए अब सेबी अथवा समिति द्वारा प्रस्तावित मुख्य बदलाव जानते हैं। पहला है मूल्य श्रृंखला के साझेदार या पार्टनर को फिर से परिभाषित करना। इसमें प्रस्तावित परिभाषा में पार्टनर के रूप में केवल महत्वपूर्ण साझेदार को ही शामिल किया गया है। इससे मूल्य श्रृंखला के छोटे साझेदार पर नियमों के अनुपालन का बोझ कम हो जाएगा। दूसरा है रिपोर्टिंग के लिए अधिक समय। मूल्य श्रृंखला के लिए ESG डिस्क्लोजर की रिपोर्टिंग के पहले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्टिंग में पिछले वित्त वर्ष के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग स्वैच्छिक होगी। वर्तमान फ्रेमवर्क में वित्त वर्ष 2022-23 से BRSR अनिवार्य किया गया है। तीसरा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी GCP का एकीकरण। कंपनी और उसकी मूल्य श्रृंखला के साझेदारों द्वारा अर्जित ग्रीन क्रेडिट BRSR के तहत एक अतिरिक्त लीडरशिप इंडिकेटर माना जाएगा। गौरतलब है कि BRSR फ्रेमवर्क में डिस्क्लोजर को असेंशियल इंडिकेटर और लीडरशिप इंडिकेटर में वर्गीकृत किया गया है। असेंशियल इंडिकेटर अनिवार्य है और इसे सभी कंपनियों को सार्वजनिक करना होता है। वहीं लीडरशिप इंडिकेटर उच्च स्तर के डिस्क्लोजर हैं और ये स्वैच्छिक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम संबंधी बदलाव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 2024 की अधिसूचना के अनुरूप हैं। आपको बता दें अधिसूचना में वृक्षारोपण से अर्जित ग्रीन क्रेडिट को ESG लीडरशिप इंडिकेटर या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई है। अगला है BRSR कोर के लिए लचीलापन। कंपनियों को BRSR कोर के लिए आश्वासन या एश्योरेंस के बजाय मूल्यांकन या असेसमेंट चुनने का विकल्प होगा। 2023 में सेबी ने BRSR कोर आश्वासन और मूल्य श्रृंखला के लिए ESG डिस्क्लोजर जारी किया था। आश्वासन वैश्विक और घरेलू मानकों के अनुरूप है। इसमें डेटा सत्यापन के अलावा अन्य कार्य भी शामिल हैं। इससे अतिरिक्त लागतें आती हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोटोटाइप टेलीस्कोप ने पहली बार प्रकाश को कैप्चर करके इमेज जारी की। ये दक्षिण अफ्रीका में निर्मित स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी SKAO का एक प्रोटोटाइप टेलीस्कोप यानी SKA मिड प्रोटोटाइप SKA-MPI है। इसने पहली बार प्रकाश को कैप्चर करके इमेज जारी कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। किसी नए खगोलीय उपकरण जैसे टेलीस्कोप द्वारा पहली बार प्रकाश को कैप्चर करके उससे अपेक्षित इमेज प्राप्त करने को ही फर्स्ट लाइट कहते हैं। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 5 महाद्वीपों के सदस्य देशों और भागीदारों से बना एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। इसके 9 सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। और संभावित सदस्य बनने वाले देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और स्वीडन का नाम शामिल है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण और संचालन करना है। इसके तहत वर्तमान में 2 टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया के मर्चिसन शायर और दक्षिण अफ्रीका के कारू में निर्माणाधीन है। ये टेलीस्कोप 2 अलग अलग आवृत्ति वाली रेडियो रेंज को कवर करेंगे। साथ ही इन्हें रेडियो क्वाइट जोन्स में स्थापित किया जा रहा है, जिससे मानव जनित रेडियो तरंगों से इनके कार्यों में कोई बाधा ना पहुंचे।
इंटरफेरोमेट्री की मदद से दोनों स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप्स को एक विशाल वर्चुअल टेलीस्कोप के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरफेरोमेट्री के तहत काफी संख्या में छोटे आकार के एंटीना को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा एक साथ कनेक्ट किया जाता है। SKAO के उद्देश्यों की बात करें तो इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना शामिल है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम में एक अदृश्य लहर यानी रिपल इन स्पेस है। यह ब्रह्मांड में कुछ सबसे विशाल और ऊर्जावान परिघटनाओं के कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा आकाशगंगाओं, डार्क मैटर और ब्रह्मांडीय चुंबकत्व के विकास को समझना आदि भी इसके अन्य उद्देश्य है। खबर के आखिर में भारत और SKAO के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत SKAO का सदस्य बनने की प्रक्रिया में है और इसके निर्माण चरण के लिए लगभग 1250 करोड़ रुपए की फंडिंग सहायता प्रदान कर रहा है। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप्स के निर्माण से पहले के चरण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे में भारत की भागीदारी से भारतीय उद्योग और अनुसंधान संगठनों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आवश्यक कौशल हासिल होगा, जैसे कि आधुनिक एंटीना का डिजाइन करना, हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों का विकास आदि। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। 12 देशों और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने जीरो डेब्रिस चार्टर ZBC पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या यूरोपीय संघ अंतरिक्ष परिषद की ब्रुसेल्स में आयोजित 11वीं बैठक में जीरो डेब्रिस चार्टर यानी ZBC पर हस्ताक्षर किए गए। ESA अथवा EU अंतरिक्ष परिषद की स्थापना 2004 में की गई थी। इसे ESA और यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते के तहत स्थापित किया गया था। चलिए सबसे पहले जीरो डेब्रिस चार्टर के बारे में समझते हैं। ये अंतरिक्ष मलबे से निपटने हेतु विश्व की अग्रणी पहल है। इसका उद्देश्य 2030 तक अंतरिक्ष में डेब्रिस न्यूट्रल की स्थिति प्राप्त करना है। इस चार्टर में उच्च स्तरीय मार्गदर्शक सिद्धांत और महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोनों शामिल हैं। इन लक्ष्यों में अंतरिक्ष में शून्य मलबा या जीरो डेब्रिस गोल जैसा संयुक्त रूप से निर्धारित लक्ष्य अति महत्वपूर्ण है। इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले 12 देश हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। चलिए अब अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्रिस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी की वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले मानव निर्मित सभी अनुपयोगी ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें अनुपयोगी हो चुके सैटेलाइट्स, इस्तेमाल हो चुके रॉकेट ऑब्जेक्ट्स, अंतरिक्ष यान के टूटने या टकराव से खंडित हुए टुकड़े, एंटी सैटेलाइट्स हथियारों के परीक्षणों से उत्पन्न मलबे आदि शामिल हैं। वर्तमान में 1 सेंटीमीटर से बड़े आकार के अंतरिक्ष मलबे के 10 लाख से अधिक टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में मौजूद हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और अंतरिक्ष मलबे से जुड़ी चिंताओं पर एक नजर डालते हैं। इनमें से पहली है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपयोगी सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप इत्यादि के समक्ष खतरा। इस मलबे के वर्तमान में कार्यरत सैटेलाइट्स के साथ टकराने से पृथ्वी पर नेविगेशन और संचार प्रणालियां बाधित हो सकती हैं। दूसरी है केसलर सिंड्रोम का खतरा। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की कक्षा में मलबों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उनकी टकराव का विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है। इसके तहत प्रत्येक टकराव से निर्मित अंतरिक्ष मलबे से आगे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। पृथ्वी पर खतरे की बात करें तो बड़े अंतरिक्ष मलबे दिशाहीन होकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। इससे पृथ्वी पर मानव आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। और आखिर में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों की लागत में वृद्धि भी एक चिंता का विषय है। सैटेलाइट्स को मलबे से टकराने से रोकने के लिए उपाय करने में काफी खर्च करना पड़ सकता है। खबर के अंत में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए शुरू की गई पहलों को भी जान लेते हैं। भारत द्वारा शुरू की गई पहलों की बात करें तो 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन यानी डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है। इसे इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी IS4OM द्वारा लागू किया जा रहा है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए प्रोजेक्ट नेत्र यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस लॉन्च किया गया है। और यदि वैश्विक पहलों की बात करें तो अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति गठित की गई है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे से निपटने से संबंधित गतिविधियों में विश्व की एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। साथ ही बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति ने भी अंतरिक्ष मलबा शमन दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर।
एक अध्ययन में उन कारकों का पता चला है जो समस्थानिक प्रजाति उद्भवन यानी सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के लिए जिम्मेदार हैं। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में उन दशाओं और तंत्रों का पता चला है जो समस्थानिक प्रजाति उद्भवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रजाति उद्भवन यानी स्पेसिएशन एक वंश विभाजन घटना है जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रजातियों को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें प्रजाति समूह एक विशिष्ट प्रजाति बन जाता है। इस प्रक्रिया से जैव विविधता में बढ़ोतरी होती है। प्रजाति उद्भवन के 2 प्रकार हैं। पहला, विस्थानिक प्रजाति उद्भवन यानी एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ऐसा तब होता है जब प्रजातियों की आबादी पहाड़ों या नदियों जैसी भौगोलिक बाधाओं के कारण भौतिक रूप से अलग हो जाती है। और दूसरा है समस्थानिक प्रजाति उद्भवन। ये एक जीवित पैतृक प्रजाति से एक नई प्रजाति का विकास है। साथ ही दोनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रही होती हैं। इसमें किसी प्रजाति को मूल पर्यावास क्षेत्र के भीतर एक नया पर्यावास मिल जाता है। हालांकि इस परिकल्पना का समर्थन करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन इसके समर्थन में प्रायोगिक साक्ष्य अनुपस्थित है। चलिए अब अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है विघटनकारी चयन यानी डिसरप्टिव सिलेक्शन। पर्यावरण में सब जगह समान तरीके से संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस कारण ही आबादी अलग अलग लक्षणों के प्रति अनुकूल बनती है। विघटनकारी चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औसत की बजाय चरम यानी विपरीत गुणों वाले जीव प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए समझा जाए तो जैसे छोटी चोंच वाले पक्षी नट्स खाने में बेहतर होते हैं, वहीं बड़ी चोंच वाले पक्षी मकरंद प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से अनुकूल होते हैं। इस अध्ययन का अगला मुख्य बिंदु है लैंगिक चयन की भूमिका। पर्यावरणीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद करने वाले प्रासंगिक गुण के आधार पर साथी को प्राथमिकता देना प्रजाति उद्भवन का मुख्य कारण रहा है। और तीसरा मुख्य बिंदु है आनुवंशिक संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका। उदाहरण के लिए यदि आनुवंशिक संरचना के कारण जीव की चोंच के आकार में बदलाव होता है तो विघटनकारी चयन की कमजोर भूमिका के साथ भी एक प्रजाति उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स के लिए पहला वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन किया गया। पहली बार किसी पारिस्थितिकी तंत्र समूह का पूर्णतया IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम यानी RLE का इस्तेमाल करके मूल्यांकन किया गया है। IUCN का रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को मापने, खतरे के स्तर का आकलन करने और सबसे प्रभावी प्रबंधन उपायों की पहचान करने के लिए एक वैश्विक मानक है। चलिए सबसे पहले वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। मूल्यांकन किए गए मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से 50% विलुप्त होने की कगार पर हैं। लगभग 20% उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। उच्च जोखिम में एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत तंत्र शामिल हैं। मैंग्रोव के खतरों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अविवेकपूर्ण विकास, प्रदूषण और बांध निर्माण प्रमुख खतरे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मूल्यांकन किए गए लगभग 33% मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में हैं। समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण अगले 50 वर्षों में वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र का 25% जलमग्न होने का अनुमान है। यदि 2050 तक संरक्षण के लिए उपाय नहीं किए गए तो जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल स्तर में वृद्धि की वजह से लगभग 1.8 बिलियन टन कार्बन भंडारित करने वाले सिंक लुप्त हो जाएंगे। साथ ही 2.1 मिलियन लोगों को तटीय बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और IUCN रेड लिस्ट में भारतीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण समझते हैं। पहला है अंडमान और बंगाल की खाड़ी के मैंग्रोव, ये लीस्ट कंसर्न में शामिल हैं। दूसरा है दक्षिण भारत के मैंग्रोव, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में शामिल हैं। और तीसरा है पश्चिम भारत के मैंग्रोव, ये वनरेबल में शामिल हैं। चलिए मैंग्रोव के महत्व को समझते हैं। पहला है मैंग्रोव वन मात्स्यिकी और जैव विविधता के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं और पारिस्थितिक समर्थन प्रदान करते हैं। दूसरा है मैंग्रोव वन कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं और यहाँ लगभग 11 बिलियन टन कार्बन भंडारित हैं। तीसरा है जल प्रदूषकों को हटाकर और तल छटों को रोककर जल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। और आखिरी है तटीय क्षेत्रों को बाढ़, चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं।
अंत में मैंग्रोव संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले जान लेते हैं। वैश्विक पहलों की बात करें तो इसमें पहला है मैंग्रोव ब्रेक थ्रू। इसे यूएन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस यानी GMA ने UNFCCC के COP 27 में लॉन्च किया था। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस को 2018 में विश्व महासागर शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। दूसरा है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसे संयुक्त अरब अमीरात ने इंडोनेशिया के साथ साझेदारी में लॉन्च किया था। भारत के पहलों की बात करें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के तहत मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण एवं प्रबंधन पहल शुरू की गई है। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं करतार सिंह सराभा। प्रत्येक वर्ष 24 मई को करतार सिंह सराभा की जयंती मनाई जाती है। चलिए सबसे पहले करतार सिंह सराभा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वे पंजाब के सराभा गांव में जन्मे भारत के विख्यात क्रांतिकारी थे। उनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो वे गदर दल के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। गदर दल की स्थापना भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 1913 में ओरेगन में की गई थी। उन्होंने गदर अखबार का पंजाबी भाषा में संस्करण निकाला था। भारत लौटने पर उन्होंने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उन्होंने लुधियाना में छोटे पैमाने पर हथियार निर्माण इकाई की स्थापना भी की थी। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और 1915 में उन्हें भारतीय क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले के साथ फांसी दे दी गई थी। हम करतार सिंह सराभा जी से शौर्य, साहस, बलिदान, प्रतिबद्धता जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन नियम के तहत फॉर्म 17C के डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है। प्री पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया PRIP के परिणाम स्वरूप 5 मामलों में ऑपरेशनल ऋणदाताओं के दावों का पूर्ण निपटान हो गया है। केंद्र सरकार प्याज की कमी की समस्या से निपटने के लिए प्याज की रेडिएशन प्रोसेसिंग की योजना बना रही है। इसमें खाद्य पदार्थों या फसलों को आयनकारी विकिरण क्षेत्रों अर्थात गामा किरणें, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन और एक्सरे से गुजारा जाएगा। OpenAI के GPT-40 और गूगल के प्रोजेक्ट अस्त्र जैसे AI एजेंट्स को एलेक्सा, सिरी एवं गूगल असिस्टेंट जैसे पारंपरिक वॉइस असिस्टेंट से कहीं बेहतर माना जा रहा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जीरो कार्बन सीमेंट के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया के चलते काफी प्रदूषण होता है। हाल ही में दिल्ली में हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसे प्रायोगिक आधार पर भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने लॉन्च किया है। हीट इंडेक्स को आभासी या अनुभूति तापमान या एपेरेंट टेम्परेचर भी कहा जाता है। तेलंगाना वन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है कि चिलकुर में मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र सरकारी दस्तावेजों में 80 हेक्टेयर कम कर दिया गया है। IIT मद्रास द्वारा इंक्यूबेटेड ई-प्लेन कंपनी बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी EVTOL विमान लॉन्च करने की योजना बना रही है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।